This conference will now be recorded. Fine. So let's talk about the topics that we completed. और इसमें हमने आपको गाइड किया था हाउ टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इन सर्वर 2012 और क्या इंपॉर्टेंस होती है सर्वर 2012 की हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कि अगर आप VMware का इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हैं तो उसमें डोमेन का क्या रोल होता है। मैंने आपको हिंट दिया था, कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट मैंडेटरी विद आवर VMware इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से हम डोमेन को इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। दीज ऑल आर द पॉइंट्स जिसमें पहला है नेम रेजोल्यूशन, दूसरा है यूजर्स परमिशंस, तीसरा है अपने पास कॉन्सेप्ट ऑफ आवर इंस्टॉलिंग वी सेंटर सर्वर। तो अगर आप इन चारों सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने डोमेन इन्वायरमेंट के लिए अपने VMware इन्वायरमेंट में, तो we must need to establish our VMware we must need to establish our domain controller in our environment. Is that clear? Yes, sir. ठीक है। बट उसके पहले हमने कुछ डिस्कशन किया था कि डोमेन के केस में कुछ चीजें होती हैं, जैसे यूजर्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, या शेयर फोल्डर की बात कर लें, या फिर डोमेन साइट या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की बात करें। तो डोमेन कंट्रोलर कंटेन टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, वन इज ऑब्जेक्ट, अनदर इज कंटेनर्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यूजर, ग्रुप, शेयर फोल्डर, परमिशन, सॉरी, प्रिंटर्स एंड कंप्यूटर्स। दीज ऑल आर कंसिडर एज, ये सभी आपके कंसिडर किए जाएंगे किस तरीके से? एज ए ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। और जो कंटेनर्स हैं कंटेनर्स आर मे बी डोमेन साइट भी हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ये हमारा कंटेनर्स कहलाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. लेट मी गाइड यू अबाउट द यूसेज ऑफ दीज पॉइंट्स। पहले हम ऑब्जेक्ट क्लियर करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन ऑब्जेक्ट, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ऑब्जेक्ट, ADDS, ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट आर, बहुत सारी सर्विसेज हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको यूजर्स के बारे में बताते हैं। यूजर इज अ कोर एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। यूजर का काम क्या होता है? whenever we set up our domain controller, मान लीजिए यहाँ पे आपने डोमेन स्टैब्लिश किया विद नेम ऑफ class.com के नाम से आपने डोमेन बनाया, एंड वी हैव एन नंबर ऑफ क्लाइंट्स। क्लाइंट में आपका ESXi होस्ट भी एक तरीके का क्लाइंट कहलाता है। आपके पास विंडोज से रिलेटेड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक एज ए 7 की बात कर लें, या 8 की बात कर लें, या 10 की बात कर लें, या लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए क्लाइंट। या फिर आपको एक प्रिंटर को कंट्रोल करना है, ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर है, नेटवर्क प्रिंटर है, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो डोमेन क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा टू कंट्रोल दीज रिसोर्सेज। ESXi इज कंसीडर एज ए रिसोर्स, क्लाइंट मशीन अपने पास है ही है, और ये हमारा प्रिंटर्स हो गए। ठीक है। अब ये आपका हो गया होस्ट, इसको हम होस्ट के नाम से जानते हैं, ये हमारे क्लाइंट्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये अपने पास डिवाइसेस के नाम से हम इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है। अब बात आती है यूजर्स की। तो जब आप यूजर क्रिएट करते हो अपने class.com की मदद से, या जो भी डोमेन आपने क्रिएट कर रखा है, यहाँ से अगर आपने कोई यूजर क्रिएट किया है, ठीक है, तो इस यूजर को आप अपने इनमें से किसी भी होस्ट से लॉगिन करा सकते हैं, आप इनमें से किसी क्लाइंट मशीन से लॉगिन करा सकते हैं, या फिर किसी भी डिवाइस से आप अपने यूजर को, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को, ADDS यूजर को लॉगिन किया जा सकता है। सो इन सिंगल वर्ड यू कैन से दैट द एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स में जो पहला ऑब्जेक्ट है अपने पास, यूजर ऑब्जेक्ट, the user object responsible to manage the client machine which are available in our environment। client machines वो कुछ भी हो सकता है, ESXi भी हो सकता है, हमारा आपका विंडोज 10 या 7 ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट्स आर, जैसे कि इसमें हम सबसे पहले अपने ESXi को कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें? जो नॉर्मल कंडीशन है उसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं अपने डोमेन के मेंबर से, और डोमेन के मेंबर से कन्वर्ट करने के बाद AD यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर क्रिएट करने के बाद अपने ESXi को लॉगिन कराएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सर्वर की जो IP एड्रेस है वो आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपको क्या IP एड्रेस मिल रही है, IP कॉन्फ़िग करके। यहाँ पे हमें 101 की IP एड्रेस मिल रही है, NCPA
.cpl एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको नेटवर्क इथरनेट कार्ड पे रीडायरेक्ट करेगा। इथरनेट कार्ड को आप ओपन करेंगे, प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको प्रिफर्ड डीएनएस आईपी एड्रेस और अल्टरनेट डीएनएस आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना होगा। 192.168.1.101 और इसको सेव कर लेंगे। अब अपने अभी जो पास आपने आईपी चेक किया वहां पे, हम्म, तो वो डीएससीपी से मिल रहा था, तो उसी आईपी को मतलब हमने स्टैटिक्स फिर उसे बना दिया क्या? एग्जैक्टली सेम आईपी एड्रेस हमारा जो वाईफाई रूटर है वो प्रोवाइड कर रहा था, हमने सेम आईपी एड्रेस को मैनुअल कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है। ठीक है, ठीक है। फायरवॉल बंद होना चाहिए क्योंकि लोकल इन्वायरमेंट में और खासकर आप जब VMware वर्क स्टेशन इस्तेमाल करते हैं तो फायरवॉल टर्न ऑफ करके रखना पड़ेगा आपको ताकि कम्युनिकेशन हो सके। लैब के केस में फायरवॉल टर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। अब आप कम्युनिकेशन पिंग करा लीजिए, देख लीजिए कि क्या हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं 18 से, क्योंकि 18 हमारा जो है आईपी एड्रेस है ESXi होस्ट का। तो पिंग स्पेस 192.168.1.18 रिप्लाई हमें मिल रहा है। इट मीन्स दैट बोथ मशीन कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। अब आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ESXi होस्ट को कन्वर्ट करना है डोमेन के मेंबर्स में। आपको इसको मेंबर बनाना है डोमेन का, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। टूल्स पे जाओ आप, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करो। cloud.com ये हमारा डोमेन है और यहाँ पे कंप्यूटर्स पे देखिए कोई भी मेंबर नहीं एडेड है, क्योंकि जब भी आप कोई मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करेंगे ना, उस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन इस वाले आइकन पे आ जाएगी। इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर उस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो नाउ व्हाट आर द प्रोसीजर दैट वी नीड टू यूज। तो प्रोसीजर की बात करें तो आप जाइए ESXi के DCUI पैनल पे। दिस इज द DCUI पैनल। F2 प्रेस करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा रूट पेज पे। हम रूट को लॉगिन करा लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड दे करके, और लॉगिन कराने के बाद आपको मैनुअल आईपी एड्रेस सेटअप करना है। 18 इसकी आईपी एड्रेस है, सेम आईपी एड्रेस हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ पे आ गए हम कॉन्फ़िगरेशन पे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। IPv4 कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी आप देखिए IPv4 जो हमने आईपी एड्रेस मिल रही है ना, ये आईपी एड्रेस क्या है? डायनेमिक आईपी एड्रेस। अब देखिए सेकंड पे चेक मार्क है, तो डायनेमिक आईपी एड्रेस को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप इसको स्टैटिक बना लो। इस बार प्रेस करेंगे स्टैटिक बन जाएगा। हमें कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिर्फ जो आईपी एड्रेस मिल रही थी उसको हमने स्टैटिक बना दिया, दैट्स इट, नो नीड टू डू एनीथिंग। अब आप इसको क्लिक करेंगे ओके पे और दूसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन पे। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन पे आपने क्या करना है, जो आपका प्रीफर्ड डीएनएस आईपी एड्रेस है यानी डोमेन का जो आईपी एड्रेस है वो आप आईपी एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। 8.8.8 ये ग्लोबल एड्रेस होता है और इस ग्लोबल एड्रेस को आप कॉन्फ़िगर करेंगे। और लास्ट यहाँ पे होस्ट नेम है, तो जो भी आपको होस्ट नेम देना है, लाइक हम यहाँ पे ESXi होस्ट नेम देना चाहते हैं, तो ESXi होस्ट नेम दे करके ओके करा लो। कस्टम डीएनएस सफिक्स पे जाओ। कस्टम डीएनएस सफिक्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नाम दे देना है ESXi, दैट्स इट, क्लिक ओके। ये सब सेटिंग करने के बाद स्केप बटन प्रेस करोगे, ये सेव कर देगा। वाई प्रेस करोगे, सेव द चेंजेस। चेंजेस होने के बाद आप GUI आइकन ओपन करा लीजिए। वी जस्ट नीड टू ओपन द GUI पैनल। ब्राउजर ओपन कराओ, कोई से भी ब्राउजर हम यहाँ पे ओपन करा लेते हैं। 192.168.1.18 इसको लॉगिन करा लिया। यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो हम यहाँ पे सेटअप कर देंगे। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ESXi नेम आ रहा है बट cloud.com नहीं आ रहा है। cloud.com नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपने अभी डोमेन को अटैच नहीं किया है। तो डोमेन अटैच करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मैनेज के ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड यूजर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सिक्योरिटी एंड यूजर्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऑथेंटिकेशन, अंडर द ऑथेंटिकेशन वी हैव ऑप्शन ऑफ ज्वाइन डोमेन। सो ऑथेंटिकेशन ज्वाइन डोमेन पे आ जाओ। डोमेन का नाम जो भी आपने रखा है,
तो अपने केस में हमने cloud.com दे रखा है इसका डोमेन नेम। यहाँ पे यूजर नेम प्रोवाइड करिए ADMINI, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी आपका कंप्यूटर का पासवर्ड हो, तो हम यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिए, ज्वाइन डोमेन पे क्लिक किया। इफ एवरीथिंग इज ओके, डेफिनेटली विल गेट अ कंफर्मेशन फ्रॉम डोमेन साइड कि आपका यूजर जो है ESXi जो है डोमेन से जुड़ चुका है। It is in progress, so maybe it will take time. चलिए, डन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइन डोमेन का नाम क्या दिखाई पड़ रहा है, cloud.com। cloud.com। इसका मतलब आपका जो ESXi होस्ट है ना, वो पूरी तरीके से, ये जो ESXi होस्ट है ये पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है डोमेन के मेंबर से। तो class.com, cloud.com कोई से भी नेम हो सकता है, बट आप इसको यहाँ से आपने ज्वाइन करा लिया। अब ज्वाइन कराने के बाद जो यूजर्स क्रिएट करोगे आप अपने cloud.com के अंदर, उस यूजर से हम ESXi को लॉगिन कराएंगे। चलिए, साथ ही साथ मीनवाइल हम बात करेंगे नेम रेजोल्यूशन के बारे में। तो अब आप देखिए यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या मिल रहा है आपको, ESXi.cloud.com। cloud.com डोमेन है, ESXi होस्ट का नेम है। तो ये कंप्लीट नेम हो गया। तो नेम रिजॉल्व करने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, सर्वर ओपन करा लेते हैं। एक बार सर्वर पे देखते हैं कि क्या हमें इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। तो टूल्स पे जाओ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाओ, और आप देखिए कंप्यूटर के आइकन पे जो ये फोल्डर है ना, जो अपने पास ES कंप्यूटर नाम का ऑब्जेक्ट है, ये आपकी कंप्यूटर के नेम की इंफॉर्मेशन को कंटेन कर लिया, ESXi.cloud.com, ये हमारा कंप्यूटर नेम हो गया। इज दैट क्लियर? क्लियर। सो कंप्यूटर ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट मशीन, जिसको आपने वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। वो सभी मशीनें आपकी एज अ क्लाइंट मशीन कंसिडर की जाएगी, और जिनको आप इस्तेमाल करते हैं टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? क्लियर है सर। चलो, अब हमने सक्सेसफुली अपने डोमेन को ज्वाइन करा रखा है, डोमेन को कनेक्ट करा रखा है, सॉरी ESXi को कनेक्ट करा रखा है डोमेन से। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर क्रिएट करो और उस यूजर के जरिए मशीन को लॉगिन करो। ठीक है, सो बैक टू द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और यहाँ पे आप यूजर्स पे क्लिक कर दो। यूजर्स पे क्लिक करने के बाद कोई सा भी एक यूजर बना लेते हैं, लाइक यहाँ पे एक हम यूजर बना लेते हैं विद नेम ऑफ GCP। ठीक है, इसको हमने दे दिया नाम GCP। आप यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए अपने यूजर को, जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करा देंगे। एक यूजर हमने तैयार किया, चलिए मीनवाइल एक और यूजर तैयार कर लेते हैं, AWS के नाम से एक दूसरा यूजर क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट किया, और यहाँ पे हमने इस पे पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे चेक मार्क कर दिया, और जो भी आप कॉमन पासवर्ड देना चाहते हैं यहाँ पे हमने पासवर्ड असाइन कर दिया। नेक्स्ट किया, फिनिश करा दिया। ठीक है, दो यूजर्स यहाँ पे हमने सक्सेसफुली रेडी कर लिए हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर। एंड व्हाट वी नीड टू डू, अब आपने क्या करना है, ESXi के GUI पैनल पे आएंगे। ठीक है, दिस इज द ESXi होस्ट, और इस ESXi को डोमेन के यूजर के साथ ज्वाइन कराएंगे, मींस डोमेन के यूजर को हम यहाँ पे एक्टिव करेंगे ताकि उसके थ्रू हम लॉग इन करा सकें। अब यू कैन डू दैट विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक्शन पे जाओ आप, और एक्शन पे जाने के बाद परमिशंस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, परमिशंस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए आप। तीन यूजर रहते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके बिल्ट इन यूजर कहलाते हैं, जिसमें पहला DCUI यूजर, दूसरा रूट यूजर, और तीसरा VPX यूजर। DCUI ये यूजर कौन सा? जो आप बता रहे हो ये बस EXI का ये कॉन्सेप्ट है ना कि EXI जैसे हमारे पास नॉर्मल जो मशीन रहेगा उसमें तो ये सब नहीं रहेंगे, वहां पे तो डायरेक्ट हमें मतलब अदर यूजर ऑप्शन से लॉगिन करवाना पड़ेगा। आप क्लाइंट मशीन की बात कर रहे हो? हाँ, क्लाइंट मशीन का जैसे हाँ, ये हमने डोमेन क्लाइंट, ज्वाइन करवाना है
तो क्लाइंट वो का कौन सिंपली डोमेन ज्वाइन करवाएंगे वर्क जैसे ग्रुप ज्वाइन में जाएगा करवाते तो हैं। डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। हाँ sys dm.cpl.com जो होता है वहां से, हम्म। वहां से जो डोमेन ज्वाइन करवा करके और उसे अदर यूजर से लॉगिन करवा देंगे जो आईडी में हम लोग क्रिएट करेंगे। एग्जैक्टली, यस। सो वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है हमारा, कि जो हम्म ESXi होस्ट है ना, जो हमारा हम्म ESXi होस्ट है, उस ESXi होस्ट को आप कैसे डोमेन का मेंबर बनाते हैं। ठीक है। 3 यूजर बिल्ट इन है, DCUI, रूट, BPX यूजर, बट यहाँ पे हम डोमेन यूजर को ऐड करना चाहते हैं। तो डोमेन यूजर ऐड करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर, हम्म जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे ये 3 यूजर्स हैं। हम क्या करने वाले हैं, ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे। अब आपको वो हम्म यूजर प्रोवाइड करना है यहाँ पे जो यूजर आपने डोमेन में क्रिएट कर रखा है। तो हमने 2 यूजर क्रिएट किए थे, GCP के नाम से एक बनाया था और एक AWS के नाम से। तो AWS के नाम पे। GCP फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम इसका जो भी होगा, हम्म cloud.com, ये हमने प्रोवाइड किया। रोल क्या असाइन करना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए, नो एक्सेस, रीड ओनली, एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे आप कस्टमाइज रोल असाइन कर सकते हो कि आप अपने इस यूजर को क्या परमिशन देना चाहते हो, टास्क का, सेट सिस्टम का, प्रोफाइल का, नेटवर्क मैनेजमेंट का, होस्ट मैनेजमेंट का, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, अलार्म एंड सर्टिफिकेट मैनेजमेंट। आप यहाँ पे कस्टमाइज रोल भी असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज के लिए GCP यूजर को असाइन करने वाला हूँ रीड ओनली का रोल, ठीक है। और यहाँ पे करिए आप ऐड, GCP यूजर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। क्लोज करोगे, आप अदर ब्राउजर पे जाओगे, लाइक यहाँ पे हम इसको ओपन करना चाहते हैं 192.168.1.18 को, बट रूट अकाउंट से लॉगिन नहीं करना है, हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट से लॉगिन करेंगे। सो यूजर अकाउंट क्या है हमारा, GCP को ऑथराइज किया, GCP से लॉगिन करते हैं। ठीक है, हमने GCP अकाउंट से लॉगिन कराया, ESXi लॉगिन हो चुका है, बट आई डोंट थिंक वी आर एबल टू परफॉर्म एनी टास्क। यहाँ पे हम कोई टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, लेट मी सेलेक्ट, गो टू द एक्शन। आप देखिए हर एक ऑप्शन आपका ग्रेड आउट दिखाई पड़ रहा है ना, आपको हम्म एडिटिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, कंसोल का ऑप्शन भी ग्रेड आउट है, स्नैपशॉट भी ग्रेड आउट है, गेस्ट ओएस भी ग्रेड आउट है, ठीक है। पावर हम्म ऑन भी हमारा ग्रेड आउट है, वी आर अनेबल टू टर्न ऑन द वर्चुअल मशीन। ओनली द रीजन ऑफ आपने जो VM को एक्सेस किया है ना, विच इज रिलेटेड टू द व्हाट वी कैन से दैट, ये आपका रीड ओनली से लॉगिन किया है। आप देखिए यहाँ पे GCP@192.168.1.18। अगर ये रूट से लॉगिन करके बात करें तो यहाँ पे हमने रूट से लॉगिन किया है, तो रूट से आपको सारे राइट्स मिल रहे हैं। इज दैट क्लियर अबाउट द AD यूजर ज्वाइन? यस सर। ठीक है, ये यूजर्स मैनेजमेंट हो गया हमारा, कि आप अपने यूजर अकाउंट को कैसे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर अकाउंट को, सॉरी, पहले कैसे अपने ESXi होस्ट को डोमेन का मेंबर बनाते हैं, प्लस डोमेन का मेंबर क्रिएट करने के बाद किस तरीके से हम उस यूजर को, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को लॉगिन कराते हैं अपने ESXi होस्ट के जरिए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेप, अबाउट द प्रोसीजर, कि कैसे ये टास्क परफॉर्म किए। इज दैट क्लियर? ये सर क्लियर है बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जैसे हम लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ पे मतलब EXI होस्ट को मतलब डोमेन से कनेक्ट करना पड़ेगा क्या ऐसे हंड्रेड यूजर बना परसेंट कर? 100%, 100%। तो वो क्यों करना पड़ता है सर? 4 पॉइंट हमने आपको गाइड किए थे, ये 4 पॉइंट आप बता दीजिए कि इस वजह से करना पड़ता है। पहला, आप नेम रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरा, हम्म यूजर्स की परमिशंस के लिए। तीसरा, NTP सर्विस के लिए। चौथा, रिसेंटर सर्वर को कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप डोमेन इन्वायरमेंट नहीं रखते ना,
आप vCenter सर्वर नहीं इंस्टॉल कर पाओगे, या तो vCenter सर्विसेज को मतलब यूज डायरेक्ट नहीं भी कर तो दे सकते हैं ना, जैसे एडी सर्वर से मतलब डायरेक्ट यूजर क्रिएट करके मशीन लॉगिन तो करवा सकते हैं ना, उसमें भी परमिशन लगा करके। मशीन लॉगिन कराना अलग का मैटर होता है, ESXi को कन्वर्ट करना ये टोटली डिफरेंट है। आप इसके अंदर की वर्चुअल मशीन को डोमेन का मेंबर बना देंगे, क्लियर है, बट HADRS कौन कॉन्फ़िगर करेगा? vMotion, SVMotion फॉल्ट टॉलरेंस नहीं कॉन्फ़िगर हो पाएगा ना आपके इस ESXi होस्ट के ऊपर। तो ये जो चारों पॉइंट है, बस इस वजह से हम लोग EXI को मतलब डोमेन से ज्वाइन करवाते हैं और उसके बाद मतलब यूजर लॉगिन करवाएंगे अदर मशीन पे। ठीक है, एक तो ये 4 रीजन हो गए। अब हम्म। एक ऑर्गेनाइजेशन में VMware की प्रोफाइल पे मल्टीपल बंदे काम करते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है ऑफिस का, VMware का इन्वायरमेंट है, उसमें कितने ESXi और कितने vCenter सर्वर्स लगे। इज दैट करेक्ट? अगर हम्म। 10 ESXi होस्ट लगे हैं और आप 500 वर्चुअल मशीन को हैंडल कर रहे हो, तो 10 ESXi को हैंडल करने के लिए आपने कुछ ESX vCenter सर्वर भी लगा रखे होंगे, एक या दो vCenter सर्वर लगाए। अब डेफिनेटली अगर 500 वर्चुअल मशीन्स हैं तो उनको कहीं ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इश्यूज आते रहेंगे। तो एक रूट अकाउंट होगा, बाकी जो बंदे रहेंगे, बाकी जो इंजीनियर्स रहेंगे ना, उनको बहुत ही मीन्स आप बोल सकते हो कि उनको एक सिंगल राइट्स दिए जाएंगे। सिंगल राइट का मतलब ये है कि किसी को परमिशन दे दी कि ये केवल वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेगा, किसी को परमिशन दे दी कि केवल ये नेटवर्क को मैनेज करेगा। कोई ऐसा यूजर है जिसको हमने परमिशन दे रखी है कि टू मैनेज द स्टोरेज पार्ट। तो अपने वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए भी हम डोमेन के यूजर का इस्तेमाल करते हैं, कि हर एक बंदे को, अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं ये साइट पे, VMware पे, 10 के 10 को रूट का एक्सेस नहीं मिलेगा। एक को रूट का एक्सेस रहेगा, बाकी जो 9 इंजीनियर्स रहेंगे ना, उनको अलग अलग परमिशन बेस्ड यूजर्स मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं डेलीकेटेड यूजर, जिसमें हम डेलीगेशन सब वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मतलब EXI होस्ट पे जो भी मतलब लॉगिन रहेगा वो सारे इंजीनियर्स के लिए रहता है या फिर मतलब यूजर्स के लिए? यूजर्स तो लॉगिन नहीं कर पाएगा ना EXI होस्ट पे, वो तो नहीं, बस इंजीनियर्स के लिए रहेगा ना वो। वो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए रहेगा जो इंजीनियर्स हमारे हम्म। इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बस उसी के लिए रहेगा, राइट? करेक्ट जैसे करेक्ट। मुझे कोई अकाउंट असाइन होता है तो उसमें बहुत सारे पॉलिसीज लग के असाइन होंगे, या मैं रीड कर सकता हूँ या फिर राइट भी कर सकता हूँ, तो क्या क्या चीज राइट कर सकता हूँ उसमें? ऐसा करेक्ट कुछ रहेगा? करेक्ट। ठीक है। ठीक है सर, क्लियर है। चलो, अगला जो पॉइंट है वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजर्स परमिशन देख ली हमने, नेम रिजोल्यूशन देख लिया। अब बारी आती है NTP सर्विसेज की। नेम रिजोल्यूशन में जो हमारा कंप्लीट नेम था वो कंप्लीट हो गया, लाइक एज ESXi.cloud.com, ये हमारा नेम रिजॉल्वर हो गया। हम्म। यूजर्स परमिशन में आप जो ADC यूजर क्रिएट करेंगे उनसे लॉगिन करके देखना है, अलग अलग परमिशंस दे करके। और अब बारी आती है NTP सर्विस की। ठीक है। ठीक है, तो NTP सर्विस क्या होती है? तो NTP इज अ नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, राइट? NTP इज अ नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं या जितनी भी मशीनें आपने और इस्टेब्लिश कर रखी हैं, डोमेन के मेंबर्स पे मशीनें इस्टेब्लिश कर रखी हैं, उन सभी मशीन्स को आप क्या देते हैं, परमिशंस देते हैं कि हर एक मशीन्स की जो टाइमिंग होती है वो एक दूसरे से मैच करेगी। जो डोमेन कंट्रोलर टाइम डिसाइड करेगा वही टाइमिंग हर एक मशीन्स के अंदर मिलनी चाहिए। तो अभी हमने टाइमिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? टाइमिंग, जो नॉर्मल टाइमिंग होती है, अच्छा, ये मतलब डेट एंड टाइम वाली बात बोल रहे हो, जो मतलब डेट सेट एंड रहता है डिफॉल्ट? डेट एंड टाइमिंग की। आपके पास ये डोमेन हो गया cloud.com के नाम से। हम्म।
दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर और यहाँ पे हमने ESXi होस्ट इस्टेब्लिश किया है। ESXi होस्ट को हमने मेंबर बना रखा है, राइट? किसका? हम्म डोमेन कंट्रोलर का, cloud.com का। और नाउ वी ऑलरेडी क्रिएटेड अ यूजर फ्रॉम cloud.com, जो हमने यूजर क्रिएट किया था उस यूजर से भी इसको लॉगिन करा रखा है, तो इट्स अ सेपरेट पार्ट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एनटीपी की। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, जो सर्विस होती है डोमेन कंट्रोलर के अंदर। पीडीसी एमुलेटर के नाम का एक एफएसएमओ रोल होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनटीपी सर्विसेज को मैनेज करना। नाउ अब इस ये सक्साई को जाहिर सी बात है हमने यूज किया है किसके लिए? टू क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन। इस ये सक्साई पे हम क्या क्रिएट करेंगे? VMs को क्रिएट करेंगे, वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करेंगे। अब वर्चुअल मशीन की टाइमिंग को मैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीपी सर्वर की होगी, कि इन सभी वर्चुअल मशीन का जो डेट और टाइम है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उन सबका समान होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। अगर किसी भी क्लाइंट मशीन की टाइमिंग या डेट चेंज हुई तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन एक्सेस करने में इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज द रीजन एनटीपी सर्वर कमिंग टू द पिक्चर। और एनटीपी के जरिए हम अपने इन्वायरमेंट में जो भी सिस्टम्स लगे हैं ना, उन सिस्टम की टाइमिंग को मैच कराते हैं एक दूसरे से। इज दैट ओके? ओके सर। ठीक है, सो लेट मी गाइड यू अबाउट कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे बैक टू द ESXi होस्ट। ESXi को GUI में लॉगिन करा लेंगे। GUI में लॉगिन कराने के बाद वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मैनेज। अंडर द मैनेज आप आ जाएंगे सिक्योरिटी एंड यूजर्स पे। भी तो ये यूजर से लॉगिन है ना, एडमिन एक्सेस तो सॉरी नहीं है ना सॉरी, इसका? नहीं, रूट से लॉगिन है ना, ये रूट समथिंग अच्छा हाँ, करके। रूट। ठीक है। आप इसको लॉगिन कराएंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद सिस्टम पे आ जाएंगे। सिस्टम पे देखिए सबसे लास्ट में डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। वी हम्म जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम। और डेट एंड टाइम के अंदर आप देखिए सर्विसेज जो है आपकी स्टॉप्ड है। एनटीपी सर्विस स्टॉप्ड और क्लाइंट स्टेटस इनेबल। हमें इस पे एडिट पे क्लिक कर देना है। अभी ये नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यहाँ पे आप सेटअप करेंगे। स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट, स्टार्ट एंड स्टॉप विद पोर्ट यूसेज, स्टार्ट एंड स्टार्ट मैनुअली। तो हम मैनुअली की जगह पे होस्ट पे कर देते हैं। होस्ट पे क्लिक करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू टाइप द IP एड्रेस ऑफ आवर NTP सर्वर 192.168.1.101। 121 की IP एड्रेस हमने रख दी, क्लियर। और ठीक IP है। एड्रेस रखने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू क्लिक सेव। 101 हमारा क्लाइंट एड्रेस हो गया, 101 हमारा NTP सर्वर IP एड्रेस होगा। यहाँ पे स्टिल स्टॉप दिखाई पड़ रहा है, तो आप एक्शन पे जाओ, NTP सर्विसेज पे जाओ और स्टार्ट पे क्लिक कर दो। अभी जो स्टेटस है वो है रनिंग का। इट मीन्स दैट आपका जो NTP सर्वर है वो सक्सेसफुली आपने सेटअप कर दिया है। सेटअप करने के बाद अब जितने भी मीन्स वी कैन से दैट जितने भी आपके पास क्लाइंट मशीन इस मशीन के अंदर रहेगी, उन सभी क्लाइंट मशीन का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, उनकी जो टाइमिंग रहेगी वो इक्वल रहेगी। वो इक्वल किस बेसिस पे रहेगी सर? सपोज कोई यूजर इंडिया से ही एक्सेस कर रहा है और कोई बाहर से ही एक्सेस कर रहा है, तो उस केस हम्म में मतलब मतलब सेम कैसे रहेगा सर? अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लगाते हैं तो उसमें आपका सर्वर NTP सर्वर नहीं काम करेगा। वहां पे आपको एडिट करके इस जगह पे हाँ अभी हमने इंडिविजुअल मशीन दे रखी है, तो इंडिविजुअल हाँ मशीन किसी पर्टिकुलर लोकेशन में होगी, इंडिया में होगी या फिर इंडिया के बाहर होगी, बट एक पर्टिकुलर हाँ लोकेशन में होगी। अगर आपके वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स हैं, वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं, तो वो आप क्या हाँ करना पड़ेगा? यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा विंडोज डॉट टाइम
ठीक है। ये आपका windows.time.com है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इसको रिस्पॉन्सिबल रहता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए, आईओटी के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके नेटवर्क से टाइमिंग को ये मैच करा देता है। तो उस केस में यूजर के पास भी तो एक्सेस रहता है ना कि वो अपना रीजन सेलेक्ट करे ताकि उस हिसाब से मतलब एज पर द रीजन अकॉर्डिंगली टाइम सेट हो जाए वो। हाँ बिल्कुल। तो यूजर तो मैनुअली कर सकता है ना वो, मतलब अपने से भी वो। जब भी आप क्लाइंट को लॉगिन करते हैं, तो उसमें आप एक्टिव डायरेक्ट यूजर से कोई भी चेंजेस नहीं कर पाते, इवन डेट एंड टाइम भी। तो हर तो एक यहाँ मशीन पे को हम एडमिन का एक्सेस नहीं दे पाएंगे ना। यहाँ पे डिफॉल्ट में windows time.com ये मतलब वहाँ पे विंडोज डॉट टाइम मतलब डॉट यहाँ पर। कॉम मेंशन करके सेव कर देंगे, करेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली यही फॉर्मेट यूज होता है ना। अगर वर्ल्ड वाइड उसका एक्सेस है, मशीनों का एक्सेस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हो रहा है, तो यस डेफिनेटली आपको ये प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट्स अपने पास टू कन्वर्ट आवर मशीन फ्रॉम टू द मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर। एनटीपी सर्विस भी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। और एनटीपी टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे esxi.cloud.com ये हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। बट नेम रेजोल्यूशन के लिए आपको डीएनएस भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द डीएनएस। तो डीएनएस के लिए क्या करना है, आप अपने सर्वर पे आ जाओ, जो भी आपने डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश कर रखा है उसको लॉगिन कराओगे। लॉगिन कराने के बाद डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है आपको टूल्स में जाकर, डीएनएस सर्विसेज में जाकर के। और डीएनएस के केस में आपके पास फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन, दो जोन असाइन हो जाएंगे। फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑलरेडी बना रहता है cloud.com। अब देखिए होस्ट की डिटेल यहाँ पे 101 दिखाई पड़ रही है, जो आपका डोमेन कंट्रोलर है उसकी आईपी एड्रेस। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ आवर ESXi होस्ट। तो आपको यहाँ पे एक राइट क्लिक करके मैनुअली ESXi और उसकी आईपी एड्रेस को सेटअप करना पड़ेगा। 192.168.1.18 PTR, इसको आप चेक मार्क करेंगे एंड ऐड कर देंगे ना। ESXi 192.168 डॉट समथिंग करके ये अपने पास हो गया। बैक टू द रिवर्स लुकअप जोन। अब आप रिवर्स लुकअप जोन पे आ जाइए। ठीक है। राइट क्लिक ऑन आवर रिवर्स लुकअप जोन, न्यू जोन पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, क्रिएट प्राइमरी जोन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, IPv4 नेक्स्ट। यहाँ पे आपको नेटवर्क एड्रेस देना पड़ेगा। तो हमारा जो नेटवर्क एड्रेस है 192 है, 168 है, .1 है। यहाँ पे आप नेटवर्क एड्रेस असाइन कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड अलाउ, नेक्स्ट, फिनिश, सिंपल सा। ये डीएनएस की एंट्री हो गई। ये मैंडेटरी है कि हम अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को एंट्री करें डीएनएस के केस में, ताकि नेम को रिजॉल्व किया जा सके। दिस इज द नेम रेजोल्यूशन। एक बार इसका पीटीआर हटा करके फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन रिवर्स लुकअप जोन में जा नहीं रही है। तो आप इसको अनचेक करो। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को, पीटीआर रिकेट आ गई है। यहाँ पे आप इसको चेक मार कर दो, सिंपल सा।
डन। ये नेम रेजोल्यूशन के लिए हो गया कि अगर आप इन फ्यूचर आईपी की जगह पे इस डोमेन नेम ईएसएक्सआई के नेम से अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप आसानी से अपने ईएसएक्सआई होस्ट को एक्सेस कर पाओगे। दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली। तो वहां पर डायरेक्ट exihostcom लिखेंगे तो आ जाएगा क्या? ESXi डॉट व्हाट वी कैन से .cloud.com। cloud.com, तो आप इसका यूआरएल एक्सेस कर पाओगे। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे मेरा exi होस्ट वहाँ पे लॉगिन पेज आ जाएगा, राइट? करेक्ट। ठीक है। तो उसी चीज को मतलब करने के लिए हम लोग डीएनएस मतलब इसको मैप करते हैं। एग्जैक्ट। वैसे डीएनएस का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन में? बिना डीएनएस के क्योंकि कोई सर्विसेज ही नहीं चल पाएगी, इट्स मैंडेटरी। हाँ मतलब वो ठीक है, लेकिन हमें तो यूजर को बस एक वीएम क्रिएट करके देना है। नहीं, सी, वीएम क्रिएट करके दे देना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती ना। उस वीएम हम्म। की सिक्योरिटी, उसका प्रोटेक्शन, उसका बैकअप, उसका फेल ओवर, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। आपने 5 वर्चुअल मशीन क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे उठा के क्रिएट कर दी। व्हाट हम्म। हैपन अगर आपके ये सबसाइड डाउन हो जाए तो क्या करेंगे? वर्चुअल मशीन तो जाएगी जाएगी। आपके एक ही एसएक्सआई 5 वर्चुअल मशीन को भी डाउन कर रहा है। थिंक अबाउट इट कि एक ही एसएक्सआई 50 वर्चुअल मशीन कंटेन करके रखा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर एनी हाउ आपको ये एसएक्सआई को 24/7 टर्न ऑन करके रखना ही पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कभी आपको ये एसएक्सआई आपको डाउन टाइम देगा ही देगा। चाहे वो नेटवर्क से रिलेटेड हो, पावर से रिलेटेड हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो, या मेंटेनेंस से रिलेटेड हो। इवन जब आप VMware में मेंटेनेंस का टाइम भी देते हैं तब भी आपके VM को डाउन नहीं कराना है। तो उस केस में वी सेंटर सर्वर आपकी मदद करता है। वी सेंटर सर्वर कैन हेल्प यू। सारी वर्चुअल मशीन को उठा करके दूसरे ESXi पे अपने आप माइग्रेट कर देगा विद इन सेकेंड। सेकेंड भी नहीं लगेगा, सारी VM एक दूसरे दूसरे ESXi पे चली जाएंगी। 10, 20, 50, 100 कितनी भी वर्चुअल मशीन क्यों ना हो। बट अगर आपको HA का इस्तेमाल करना है, हाई अवेलेबिलिटी का इस्तेमाल करना है, फॉल्ट टॉलरेंस का इस्तेमाल करना है, तो वी सेंटर लगाना पड़ेगा। जब वी सेंटर सर्वर की बात आती है तो डोमेन और डीएनएस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वी सेंटर सर्वर बिना डीएनएस के, बिना डोमेन कंट्रोलर के आप इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रीजन डीएनएस इंपॉर्टेंट हमारे इन्वायरमेंट के लिए, डोमेन इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इज दैट क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, तो आप इसको बैकबोन मान के चलेंगे, डोमेन कंट्रोलर को आप बैकबोन मान के चलेंगे कि अभी तो हम ESXi होस्ट पे हैं, आगे चल के वी हम्म। सेंटर सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं, तो वी सेंटर सर्वर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, वी सेंटर सर्वर के अंदर फीचर्स को इस्तेमाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। लेकिन वो आप फीचर्स तभी इंस्टॉल कर पाएंगे जब आप सक्सेसफुली उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। दिस इज आवर एजेंडा। इज दैट क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, ये अपने पास हो गया डोमेन मैनेजमेंट से रिलेटेड। आप ये चारों पॉइंट देख लो। इंस्टॉलेशन अभी नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट करेंगे नेटवर्किंग के बाद। तो अभी हमने ये 3 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। पहला क्लियर हो गया है, दूसरा क्लियर हो गया, तीसरा क्लियर हो गया, ये अभी हमारा लेफ्ट है, क्योंकि वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल करेंगे सबसे लास्ट में। लास्ट इन द सेंस ESXi में अभी एक टॉपिक और बचा है नेटवर्किंग का। तो जैसे हम नेटवर्किंग का टॉपिक कंप्लीट करेंगे वी विल प्रोसीड फॉर द वी सेंटर सर्वर इंस्टॉलेशन। उसके पहले ठीक है सर। तो आप एक बार गो थ्रू कर लो, कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। सर डाउट तो नहीं है अभी। बोल रहे थे कि कल सर प्रैक्टिकल कर ले क्या? कल मैंने ऑफ लिया है, इसी की वजह से सोचा कि कल प्रैक्टिकल कर ले, आज तो शिफ्ट में थे। दिन में अगर आपके पास टाइम है तो। हाँ ठीक है, आप मेरे को बता देना कि आप अभी बता दो कि कब से कब आप वो हो, फ्री हो। 12 बजे के बाद दिन में। 12 बजे के बाद कितने बजे? फिर भी 12 से बारह कितने?
12 बजे के बाद 1 बजे से रखते हैं सर, 1 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक, मतलब 2-3 घंटा तो करेंगे ही ना सर। हाँ और ठीक है, फिर कोई मंडे ट्यूसडे को भी अगर टाइम मिलेगा तो उस दिन में प्रैक्टिकल कर लेंगे, क्योंकि उस दिन मेरा ऑफ रहता है। मंडे ट्यूसडे बोला, ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है। तो आप कल प्रैक्टिस कर लो और ट्यूसडे वेंसडे को भी आप टाइम स्लॉट बता देना, क्योंकि मेरा ऑफिस रहेगा तो क्योंकि शाम अगर को प्रैक्टिकल करेंगे ना तो सर थोड़ा और क्लियरिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे हाँ, बस क्योंकि कंटेंट थ्योरेटिकल बहुत में। ज़्यादा हो गए अपने पास। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा। तो आप हाँ, कल का क्योंकि वो टाइम बोलते देना। जाएंगे वो फिर पीछे से वो फिर। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। कल 1 बजे आप पिंग कर देना। वो टू मीटिंग, सॉरी, एमी एडमिन इंस्टॉल कर लेना। बाकी हाँ, मैंने इंस्टॉल कर लिया है कल ही। आप मुझे बता देना कैसे लॉगिन करना है, मैंने कल इंस्टॉल ठीक है, कर ठीक लिया है, था। ठीक है। तो कल मैं आपको गाइड कर दूंगा कॉल पे ही। ओके। हाँ ठीक है सर, आप मुझे गाइड कर देना ताकि मैं स्टार्टिंग से लैब थोड़ा कर लूँ, तो कोई इशू ज़्यादा नहीं। बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए। डन, डन, डन। ठीक है सर, मैं आपको कल 1 बजे पिंग करूँगा। ओके, थैंक यू। बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू।